Welcome to the new lecture of French Revolution. I think it is the 5th lecture of French Revolution. तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स। तो आज का टॉपिक का नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, है ना। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन इसका मतलब होता है क्रांति की शुरुआत, है ना। मतलब क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, है ना। मतलब क्रांति होने से पहले कुछ न कुछ तो माहौल रहा होगा, तो उस माहौल को हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांति जो शुरू हुई वो कैसे कैसे, है ना, क्या कहते हैं, आगे बढ़ी, उसमें क्या क्या, है ना, निष्कर्ष निकला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अगर, है ना, आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखो तो ऑफकोर्स पहले का लेक्चर्स देख लो, है ना, तो ही फिर ये समझ में आएगा, है ना, कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि, है ना, बहुत दिन हो गया हुआ पहले लेक्चर लिए हुए, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, है ना, ताकि पता चले कि, है ना, थोड़ा बहुत जो बच्चे हैं ना पढ़े भी हैं फिर भी, है ना, उनको थोड़ा बहुत माइंड से निकल गया है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनना। इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है ना, वैसे भी ये दिखाई भी नहीं दे रहा होगा मे भी, है ना। तो इसको देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी है, मैं समझा दूंगा, मैं सब पॉइंट लिख देता हूँ बस। तो चलिए क्रांति की शुरुआत मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद होगा, है ना, शुरू कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। लोग, है ना, डरे हुए थे, है ना, पेरिस के सड़कों पे डरा हुआ माहौल था, लोगों में क्या थी, अफवाह थी कि, है ना, क्या कहता है, राजा अपने सैनिकों को गोली मारने का, है ना, आदेश दे चुका है लोगों पर, ठीक है। तो लोग डरे डरे, है ना, क्या कहते हैं, उन्होंने एक जनसेना तैयार की और फिर वो बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिए, है ना, और उस मतलब ध्वस्त करके वहां पे के कमांडर को उन्होंने मार दिया और फिर जो भी प्रिजनर्स थे उनको रिहा कर दिया, ठीक है। बास्तिल का किला से लोग नफरत करते थे बेसिकली, क्योंकि वो डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का एक सिंबल था, है ना। डिस्पोटिक पावर मतलब एक तरह से कह सकते हो निरंकुश, है ना, निरंकुश शक्ति का एक प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह था। तो बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया, उसकी, है ना, सारी, है ना, क्या कहते हैं, ईट से ईट, है ना, एक एक ईट को, है ना, क्या कहते हैं, उन्होंने तोड़ दिया था। इनफैक्ट महिलाओं ने भी साथ दिया था, जो उनके घर में मिल रहा चाकू चूड़ी, है ना, फावड़ा वगैरह सबसे तोड़ दिया उन्होंने, और सारे ईटों को, है ना, एक यादगार के तौर पे बेच भी दिया गया, है ना, सोवेनियर टाइप से, ठीक है। तो फिर उसके बाद, है ना, कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है ना, याद होगा, कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। उसके बाद, है ना, क्या कहता है, बताया जाता है कि समाज क्या है ना, समाज की उस टाइम व्यवस्था कैसी थी। तो हम लोग पढ़े थे कि समाज, है ना, में सबसे ऊपर जो आता था वो ऑब्वियसली मोनार्क आता था। मोनार्क मतलब राजा, ठीक है। उस टाइम राजा कौन थे, लुई 16, है ना, लुई 16 राजा थे। 1774 में उन्होंने, है ना, राज शासन, है ना, में आए थे। उस टाइम उनकी उम्र लगभग 20 ईयर्स ओल्ड थे वो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अयोग्य शासक थे, है ना, उनको मतलब है ना, शासकीय राजकाज से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनको, है ना, और वो करना भी नहीं चाहते थे, है ना। इनफैक्ट एक बार उन्होंने कह भी दिया था कि काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता, है ना, मंत्रियों के जैसे। खैर, और उससे बढ़कर कौन थी, उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, है ना, हमेशा भोग विलास में रहती थी, है ना, सिर्फ फैशन करना है ना, खाने पीने पार्टी उटी यही सब बस होता था वहां पर, है ना। वर्साई का शीश महल जो था, है ना, पेरिस से थोड़ा सा दूर था वर्साई का शीश महल, कुछ मील दूर थे वो, है ना। लुई 14 उनको बसाए थे, तो वहां पर, है ना, क्या कहता है, भोग विलास होता था। उसके बाद, है ना, क्या कहता है, देख सकते हैं हम लोग, मोनार्क एकदम पूरा निरंकुश था, जो वो चाहता था वही, है ना, हो सकता था, ना। लुई 14 एक बार याद है कहे थे कि मेरे शब्द ही कानून है ना, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। खैर, उसके बाद, है ना, फ्रांस का सोसाइटी हम लोग देखे थे, वो 3 खंडों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की आता था, पादरी वर्ग, सेकेंड स्टेट में नॉबिलिटी आता था। ये दो जो वर्ग थे वो प्रिविलेज्ड क्लास थे। प्रिविलेज्ड क्लास कहने का तात्पर्य है इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार स्वरूप क्या प्राप्त था कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है ना, सरकार को कोई टैक्स उन्हें नहीं देना पड़ता था। इनफैक्ट उन्हें टैक्स लेने का अधिकार था, है ना। हम लोग देख चुके थे चर्च ने एक टैक्स लेता था पीजेंट से, जिसको हम लोग कहते थे टीट्स, है ना, TITHES, टीट्स, ठीक है। तो वो कर्ज लेता था। नोबेल का भी अपना विशेषाधिकार प्राप्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में वो सब उन्हीं की भर्ती होती थी, और वंशानुगत था, है ना, कुछ भी, है ना, क्या है, वहां मेरिट के आधार पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये फ्रांस की सोसाइटी होगी। और थर्ड स्टेट में कौन आता था, उसमें, है ना, किसान लोग, बाकी लोग जो भी बच गए, स्मॉल मर्चेंट्स, है ना, किसान, है ना, लेबर्स, है ना, आर्टिसंस, ये सब आते थे। इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ये ना, ये समाज मतलब अपने राज्य के व्यवस्था में भी, है ना, हिस्सेदारी नहीं ले पाते थे, ठीक है। और इनको सारा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है।
चर्च को भी देना पड़ता था और है ना राज्य को भी देना पड़ता था। कौन सा टैक्स याद है? टैली, है ना, एक डायरेक्ट टैक्स होता था टैली जिसको कहा जाता था, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो कि साल्ट, टोबैको ये सब पे लगाया जाता था। खैर, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कारण पढ़े थे फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, कि फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी जब लुई 16 राजगद्दी पर आए थे। हुआ यूं था कि बहुत, है ना, पुराने युद्धों की वजह से, है ना, मतलब अननेसेसरी इंटरवेंशन इन द वार्स, फ्रांस के सारे राजकोष को खाली कर चुका था, ठीक है। तो है ना, और इनफैक्ट है ना उन्होंने कर्ज भी ले लिया था वहां के, है ना, नोबिलिटी और है ना बड़े बड़े मर्चेंट से। तो कर्ज लगभग बिलियन लिवरे में आ गया था, है ना, 2-3 बिलियन लिवरे वहां का करेंसी था फ्रांस का। तो कर्ज भी बहुत बढ़ चुका था। इनफैक्ट कर्ज का प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट देने में भी अगर फ्रांस की सरकार सक्षम नहीं थी, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो फिर एक ये रीजन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। उसके बाद दूसरा रीजन था स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना। वहां पर हम लोग क्या देखे थे कि जिस साल फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 1789 में, उस साल क्या हुआ था कि बहुत भयंकर, है ना, क्या ठंड का मौसम पड़ा था, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ा था। वैसे बर्फ तो हमेशा पड़ता है, लेकिन उस साल बहुत ज्यादा पड़ा था, जिसके कारण सारा हार्वेस्ट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। उसकी वजह से ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ चुका था। ब्रेड का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ इनकम जो बढ़ना चाहिए स्मॉल पीजेंट सबका, वो नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और है ना लोग ब्रेड तक, है ना, क्या कहते हैं, ब्रेड जो वहां के स्टेपल डाइट था वो तक पाने में असक्षम हो गए थे। तो दिस सिचुएशन लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। याद है व्हाट टर्म? सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, है ना। जब बेसिक मीन्स पे भी खतरा मंडराने लगता है तो उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, हिंदी में निर्वाह संकट। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या था? अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, है ना। मिडिल क्लास का उस टाइम उदय हो रहा था। मिडिल क्लास को, है ना, वहां की भाषा में बुर्जुआजी कहते थे, या हिंदी में बुर्जुआ वर्ग, है ना, शॉर्ट में बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। तो मिडिल क्लास में कौन कौन आ जा रहे थे, है ना, दो तरह के लोग थे, एक जो पढ़े लिखे थे और एक जो पैसे वाले थे। मतलब दोनों पैसे वाले और पढ़े लिखे दोनों थे इस वर्ग में, है ना। पैसे वाले कौन हो गए? जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, जिन्होंने, है ना, क्या कहते हैं, दूसरे जगह कॉलोनी बसाकर वहां से व्यापार करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। और उसी साल, है ना, एक नया वर्ग भी आया था, पढ़ा लिखा वर्ग, है ना, जो कि जैसे यूं समझ लो टीचर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ा लिखा वर्ग था। तो ये लोग बेसिकली दार्शनिक के विचार से प्रभावित थे। इनका मानना था कि ये जो बर्थ के आधार पे जो प्रिविलेज मिलते हैं ये नहीं होना चाहिए, है ना, मेरिट के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। और है ना, क्या कहता है, प्रिविलेज जो दो वर्ग को मिलता है क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए उन लोग को, है ना। सब लोग बराबर है ना, सरकार के सामने, राज्य के सामने सब लोग को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो ये, है ना, क्या कहते हैं, इनकी क्या कह सकते हो, इनकी जो क्रांतिकारी विचारधारा है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रांस की क्रांति में। उसके बाद, है ना, क्या कहते हैं, हम लोग देखे थे रोल ऑफ किसका? फिलोसफर्स, है ना, रोल ऑफ फिलोसफर्स। तो उस टाइम बहुत से फिलोसफर, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने फिलोसफर्स के शब्दों को थोड़ा सीरियसली लिया, है ना, उनसे प्रभावित हुए। उनमें कौन कौन से फिलोसफर्स थे? जॉन लॉक, है ना। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि राजा को जो दैवीय अधिकार प्राप्त है राज्य करने का, उस सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया, है ना। उसके बाद दूसरे कौन आए थे? मॉन्टेस्क्यू, है ना। मॉन्टेस्क्यू का क्या था कहना कि राज्य जो होना चाहिए 3 विभागों में बटा हुआ होना चाहिए। कौन कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तीसरा क्या था? वॉल्टेयर थे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। याद है उन्होंने कहा था मैं 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन पसंद करता हूँ, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में वहां पे बहुत डिटेल में पढ़े थे, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ। तो उन्होंने वॉल्टेयर क्या किया? तो उन्होंने कैथोलिक चर्च पे आक्रमण किया, है ना। मतलब कि कैथोलिक चर्च में जो, है ना, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार जो व्याप्त थी, है ना, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को समान अधिकार भी मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिलना चाहिए। उसके बाद जो चौथे थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने कहा था, रूसो, है ना, जिसके बारे में नेपोलियन ने याद कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, है ना, नेपोलियन ने कहा था। तो रूसो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि, है ना, इंसान स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि सरकार और, है ना, क्या कहते हैं, प्रजा, राजा और प्रजा के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द पीपल, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, अगर, है ना, राजा प्रजा के अनुसार, इच्छानुसार काम नहीं करेगी तो प्रजा का हक बनता है वैसे राजा को
उखाड़ फेंक दे, है ना, वैसे राज्य को उखाड़ फेंके, है ना, चाहे कुछ कोई भी कैसा भी है ना शासन पद्धति हो, मोनार्क हो, डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, कुछ भी हो, अगर प्रजा के अनुसार, है ना, वो सरकार काम नहीं कर रही है तो प्रजा का हक बनता है वो क्रांति के द्वारा उसे हटा दे। तो ये था रोल ऑफ फिलोसफर्स। उसके बाद हम लोग लास्ट में आए थे इमीडिएट कॉज, है ना, मतलब तात्कालिक कारण क्या था, है ना, क्या हुआ कि लोग खुद को रोक नहीं पाए, है ना, कि मतलब क्रांति शुरू हो ही गई, मन में तो ठीक है बहुत पहले से था, नफरत था, 100 साल पहले 200 साल पहले हमेशा से था, लेकिन क्या हुआ अचानक की क्रांति शुरू हो गई। तो इमीडिएट कॉज में हम लोग पढ़े थे, है ना, वहीं से बेसिकली आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है ना। आउटब्रेक मैं वहां पे भी बताया था कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। वैसे मैं 2-3 पॉइंट है ना वहां का मैं जो मैं जेल में पढ़ाया था यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए, है ना। तात्कालिक कारण में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ने देखा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस में राज्य तो चल ही रहा था, हम लोग देख चुके हैं। तो राजा लुई 16 ने चाहा, है ना, कि टैक्स बढ़ाया जाए, है ना, टैक्स लिया जाए। तो राजा के में डायरेक्ट, है ना, उनको अधिकार नहीं था कि वो जितना मन चाहे टैक्स बढ़ा दे। इसके लिए उन्हें एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलवानी पड़ती थी। स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों आते थे, है ना, उसमें मीटिंग बुलाई जाती थी। उसके बाद जो होता था, है ना, डिस्कशन में निष्कर्ष जो निकलता था, फिर उसके अनुसार, है ना, राजा टैक्स बढ़ाता था। तो 175 साल बाद 175 years आफ्टर 175 years द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल वाज बीइंग कॉल्ड बाय लुई 16, है ना, इन 5 मई 1789। तो बुलाया गया। अभी तक क्या होता है चल रहा था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों अलग अलग भागों में बैठा करते थे, है ना, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे, 300 फर्स्ट के, 300 सेकंड के और 600 थर्ड स्टेट के, है ना, जो कि इसमें आया था। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों को एक एक वोट ही प्राप्त था, मतलब आपकी संख्या कितनी भी हो लेकिन आप में से एक ही वोट आएगा, यानी टोटल 3 ही वोट्स होंगे, है ना, उसके अनुसार निष्कर्ष निकलेगा। तो हमेशा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाला जो अपना प्रिविलेज खोना नहीं चाहता था वो हमेशा एक साथ रहता था, तो थर्ड स्टेट हमेशा ही हारता था, है ना। इसलिए मीटिंग बुलाने की कोई मतलब जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जान है उनको हारना ही है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो मीटिंग बुलाई गई, थर्ड स्टेट इस बार बहुत मतलब पूरा विचार सोच समझ के आए थे कि उनको क्या करना है, ठीक है। उन्होंने प्रपोजल रखा कि है ना फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से भी टैक्स लिया जाए, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर ये प्रपोजल रख चुके थे लुई 16 के पास, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से टैक्स लिया जाए। इसे ये सुन के फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले बौखला गए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे टैक्स। तो राजा हमेशा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की ही बात मानता था, ठीक है। तो राजा ने जब मना कर दिया, है ना, कि टैक्स हम नहीं देंगे, तो फिर थर्ड स्टेट वाले लोग वहां से उठकर चले गए, है ना, वहां से उठकर चले गए कि फिर कोई कहने की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो वो वहां से उठकर चले गए। उन्होंने एक अपना नेशनल असेंबली बनाया, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। मैं वहां पे भी थोड़ा सा बता दिया था। एक टेनिस कोर्ट में वो जमा हुए, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और वहां पे वो संविधान बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और संविधान बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम संविधान बनाकर नहीं दे देंगे फ्रांस को, तब तक हम लोग यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है। तो वहां पे संविधान बनाने लगे और फिर एक साल के उसी साल उन्होंने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया संविधान का। तो वो वैसे हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि, है ना, राजा है ना परेशान था कि लोग इकट्ठा हो चुके हैं, एक तरह से ये क्रांति की मतलब शुरुआत हो चुकी है ना। वहां पे देख सकते हो यही इमीडिएट कॉज बना कि राजा ने क्या किया, सैनिकों को बुला लिया सड़कों पर, है ना, कि तुम लोग घूमो। और है ना क्या कहते हैं, एक अफवाह फैल गई कि राजा सैनिकों से उस नेशनल असेंबली को मतलब कि बांटना चाह रहे हैं या उसको तहस नहस करने के लिए उन्होंने सैनिक बुलाया ताकि लोग डर के वहां से भाग जाए। तो जैसे ही उन्होंने 14 जुलाई 1789 को लोगों ने देखा कि, है ना, सैनिक रास्तों पर चल रहे हैं, ये भड़क गई, ठीक है। और ये जो नेशनल असेंबली था इनको लोगों का भरपूर समर्थन था, क्योंकि ये आते भी थे थर्ड स्टेट से ही आते थे। सब लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का ही था, 97% ऑफ पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का था वहां पर। तो सब लोगों का साथ था। वो लोग घर से जो उन्हें मिल रहा है फुआरा वुआरा लेकर वो चले गए और, है ना, क्या कहते हैं, एक जन सेना तैयार की उन्होंने। जहां भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे वहां पर उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। और उसके बाद उसको विध्वंस करते करते वहां से, है ना, तहखानों से उन्होंने, और, है ना, फाइटिंग, है ना, गन पाउडर ये सब ले लिया, क्योंकि बंदूक थी, गन पाउडर तो चाहिए था। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, है ना, ध्वस्त करके वहां से गन पाउडर लेकर वो लोग बासिल के किले के पास चले गए, लगभग 7000 की संख्या में, है ना। बासिल के इस किला से फिर आप याद कीजिए, फ्लैशबैक में हम लोग पहले देख रहे थे, फ्लैशबैक में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। तो उन्होंने बासिल के किलों को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है ना, जो मूवी में जो अभी तक फ्लैशबैक चल रहा था पिछले 4 लेक्चर से। अब हम लोग फिर नए सिरे से यहाँ पर देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। 1 मिनट का पॉज लेता हूँ।
तो हम लोग अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं, है ना, कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, है ना। स्टार्टिंग में तो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही दिया हूँ वैसे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल वाज कॉल्ड, है ना। स्टेट जनरल का असेंबली बुलाया गया। स्टेट जनरल क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी थी जहां फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे, है ना, मोस्टली टैक्स के लिए, है ना, क्योंकि टैक्स राजा बढ़ा तो सकता था लेकिन अपने से नहीं बढ़ा सकता था, मीटिंग में, है ना, पास होना ही होता था, ठीक है। और हमेशा पास होता ही था, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का 2 वोट मिलता था, थर्ड स्टेट अकेला रह जाता था बेचारा, ठीक है। और हाँ, अगर, है ना, और ये पूरा था कि राजा को जब चाहे तब वो बुला सकता है थर्ड स्टेट, स्टेट जनरल का मीटिंग। तो 175 ईयर्स के बाद लुई 16 ने ये मीटिंग बुलाया था बहुत सारे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स के कहने पर। तो उसमें उन्होंने क्या था, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 मेंबर 1 वोट फिलॉसफी, ठीक है। थर्ड स्टेट के मेंबर इस बार क्या मांग रहे थे, 1 मेंबर 1 वोट, है ना। मैं अभी पहले बताया अभी जस्ट कि पहले क्या होता था, एक स्टेट का 1 वोट होता था, तो 3 स्टेट होते थे तो टोटल 3 वोट्स होते थे, ठीक है। इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या कहा कि जैसे फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, तो सारे मेंबर के पास 1-1 वोट होगा, है ना, यानी एक मेंबर के पास 1 वोट, तो फर्स्ट स्टेट के पास 300 वोट हो गया, सेकंड स्टेट के बाद 300 वोट हो गया। अब थर्ड स्टेट में चूंकि संख्या ज्यादा होती थी तो वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा, है ना, भेजा जाता था, लगभग 600 आए थे, ठीक है। तो इनके पास 600 वोट हो गए, तो टोटल कितना वोट हो गया, 600, 300, 300 यानी 1200, टोटल 1200 वोट्स होंगे। उसमें जो जीतेगा फिर, है ना, क्या कहता है, वो लॉ पास होगा, है ना। ऐसा थर्ड स्टेट वाले का कहना था, डिमांड था वो, ठीक है, क्योंकि रूसो ने, है ना, अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, है ना, ऐसा ही उन्होंने बताया था, ठीक है। आफ्टर रिजेक्शन बाय किंग, लुई 16 ने उनके इस प्रपोजल को सिरे से मतलब खारिज कर दिया, है ना, खारिज कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानने वाला हूँ, है ना, ये सब क्या बात है कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो राजा ने इसे जब नकार दिया तो क्या हुआ, दे वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट, है ना। थर्ड स्टेट वाले लोग असेंबली से बाहर निकल गए, वो स्टेट जनरल से वो बाहर निकल गए ना। आज भी ऐसा होता है, जब कोई बिल, है ना, पास होता है और विपक्ष की टीम, है ना, नहीं अगर चाहती है तो वो निकल जाती है प्रोटेस्ट में, ताकि वो स्थगित हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो वो निकल गए थर्ड स्टेट वाले। दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, और वो निकल के ऐसा नहीं कि घर चले गए, वो वहीं पे, है ना, बगल में स्टेट जनरल की मीटिंग जहां बुलाई गई थी उसके जस्ट बगल में टेनिस का कोर्ट था, वहां पे वो लोग सम्मिलित हुए, ठीक है। इन वर्साई, वर्साई में बुलाया गया, तो वर्साई में राजा रहते थे। एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, और ये थर्ड स्टेट वाले ने खुद को एक नेशनल असेंबली डिस्कस, है ना, डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग राज्य के बारे में, है ना, क्या कहते हैं, कानून बनाने का हम लोग को अधिकार प्राप्त हो गया, खुद अपने आप डिक्लेयर कर दिया था इन लोगों ने, तो ठीक है। दे स्टार्टेड ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और ये जो नेशनल असेंबली जो, है ना, ये लोग सम्मिलित हुए थे टेनिस कोर्ट में, उन्होंने मतलब एक तरह से प्रतिज्ञा ली कि जब तक हम लोग संविधान बनाकर तैयार नहीं कर देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इन्होंने संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मकसद था कि राजा का जो पावर है, ये जो निरंकुशता है, इसको कम से कम कर दिया जाए। इनका ये मकसद नहीं था कि राजा को हटा दिया जाए, इनका बस मकसद था कि राजा हम लोगों के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसको पालन करेगा, और उस लॉ में राजा की जो पावर होगी, है ना, पावर ऑफ द मोनार्क जो होगा वो लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि वो जो मन चाहे वो कर रहा है, ठीक है। लिमिट, पावर लिमिट करने के लिए इनका मतलब मेन मकसद था नेशनल असेंबली का, ठीक है। तो दे वर लेड बाय मीराबाऊ एंड एब्बेसियास, ऐसा नाम देख लेना, मीराबाऊ एंड एब्बेसियास। इसको जो लीड कर रहा था, जो इंसान लीड कर रहा था, उसका मैं नाम लिखा हूं, मीराबाऊ, ठीक है। बुक में देखो एनसीईआरटी में एब्बेसियास भी दिया हुआ है ना, यही लाइन दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बता दूं, है ना, आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो एब्बेसियस, है ना, क्या कहता है, इस टाइम नहीं थे वो, पहले उनका डेथ हो चुका था, ठीक है। तो एब्बेसियास मतलब प्रत्यक्ष रूप से वहां पे नहीं थे, परोक्ष रूप से थे। परोक्ष रूप से इनका मतलब यह है कि जैसे फिलोसफर सब परोक्ष रूप से वहां पे मौजूद थे, है ना, रूसो सब लोग रूसो की बातों से प्रभावित थे ये लोग, उसी तरह से एब्बेसियास भी एक तरह के, है ना, वैसे प्रिस्ट, है ना, फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था, पैम्पलेट लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, ठीक है। प्रिस्ट वर्ग मतलब फर्स्ट स्टेट से ये बिलोंग करते थे, फिर भी लिखे थे व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो इसमें उन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में बताया, उनकी मतलब क्या क्या उनको परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये सब बताया, कैसे उसका समाधान हो सकता है, ये सब उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा था। और लोग इस बुक से, इस पैम्पलेट से बहुत प्रभावित थे। तो उस टाइम ये बहुत, है ना, क्या कह सकते हो, प्रचलन में था।
है ना लोग इसको पढ़ा करते थे। तो इसलिए ये परोक्ष रूप से है ना वहां पे मौजूद थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ मीरा भाऊ थे, है ना, मीरा भाऊ ये बेसिकली नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। नोबल फैमिली यानी सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, फिर भी ये थर्ड स्टेट के साथ थे। मतलब इनका मानना था कि थर्ड स्टेट के साथ सही में है ना थोड़ा सा जुल्म हो रहा है, उनके इस जुल्म को है ना क्या कहता है कम करना होगा राजा के इस जुल्म को। तो ये थर्ड स्टेट से पे सहानुभूति रखते थे और थर्ड स्टेट वाले भी इस इंसान को अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे समझा करते थे, देखा करते थे, ठीक है। तो ये है ना उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन मीरा भाऊ अगर थोड़ा सा मैं अगर एक्स्ट्रा बताऊं आप लोगों को तो थोड़ा सा ये अपवादित नाम है। मतलब कि जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि मीरा भाऊ है ना क्या बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, ये है ना सपोर्ट किया थर्ड स्टेट का। लेकिन है ना बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि नहीं ऐसा नहीं है ना। जब बाद में है ना हम लोग पढ़ेंगे और उस टाइम देखेंगे ना, थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ अभी कि जब राजा को बंदी बना लिया जाता है, राजा और रानी को ना इस क्रांति में आगे जाकर, ठीक है, और इनफैक्ट उनको मार भी दिया जाता है। बाद में हम लोग देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा भी धीरे धीरे, ठीक है। तो मीरा भाऊ ने क्या कहता है हेल्प कर रहे थे राजा को। मतलब वो जो पत्र लिखा करते थे चुपके से वो जाते थे और दूसरे देश वाले को पहुंचाते थे। तो एक तरह से विश्वघात है ना, विश्वासघात का भी उन्होंने काम किया। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का है ना विभिन्न मत है इनके बारे में कि ये अच्छे इंसान थे कि कैसे थे। और इनपे है ना जब ये लीड करना शुरू किए थे उसके पहले ये बहुत इनफेमस इंसान थे। मतलब इनका है ना क्या कहते हो चरित्र जो है ना चरित्रहीनता इनमें ज्यादा थी, में क्या ही बताऊं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत सही काम कर रहे हैं। इनका बस ये कहना था कि राजा को नहीं हटाना है, राजा को रहने दो, ठीक है, उसके पावर को लिमिट कर दो ना, पावर को लिमिट करो और थर्ड स्टेट में को जो है ना दिक्कतें हो रही थर्ड स्टेट को उसको हटाना है, ठीक है। वो मोनार्की के खिलाफ नहीं थे, वो मोनार्की के सपोर्ट में थे। बाद में क्रांति में हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्रांति ऐसे रुख है ना इख्तियार की जहां गरम दल है ना क्या कहते हैं आगे गरम दल है ना इंडियन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने ना क्या कहा कि नहीं राजा को ही खत्म करो, राजा को हटाओ, ठीक है। तो ये राजा के पक्ष में थे। अभी तक सब कोई राजा के पक्ष में था, है ना। उस टाइम एक नया शख्स आएगा रॉबस्पियर, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा एक लेक्चर के बाद। वहां पे ना इंटरेस्टिंग आ जाएगी क्रांति की, ठीक है, फिर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। खैर, तो मीरा भाऊ और एबेसियास समझ में आ गया। रिवोल्ट स्टार्टेड एवरीवेयर, हर जगह है ना क्रांति मतलब एक तरह से राजा के खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो चुका था। क्यों शुरू हो चुका था रीजन तो आप लोग देख चुके हैं, कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन में, है ना। एक स्ट्रगल टू सर्वाइव भी वहां पे कारण था, जहां पर ब्रेड है ना क्या कहता है बहुत ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे ही ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दुकानदारों ने क्या किया, ब्रेड को जमा करना शुरू कर दिया। नहीं होता है कि जब है ना मान लो आज भी है ना ऐसा होता है कि जब गेहूं या चावल या आलू प्याज का दाम जब बढ़ता है तो बहुत सारे लोग हैं उसको जमा करने लगते हैं पहले से, है ना, घर में रख देते हैं ताकि मार्केट में है ना कम रहे आलू प्याज, तो दाम और बढ़ जाएगा। उसके बाद ये लोग है ना आलू प्याज निकालना शुरू करते हैं और अच्छे खासे दाम में बेचते हैं। तो उस टाइम भी ये हो है ना किया जा रहा था। इसको इंग्लिश में शायद कहा जाता है होर्डिंग, है ना, होर्डिंग, ठीक है, HOARDING। तो हुआ क्या, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, है ना, बेकरी शॉप जहां पर ब्रेड मिलता है, वहां पे फ्लफी ब्रेड होता था, ठीक है, वही लोग खाते थे, है ना, रोटी टाइप का हम लोग जैसे खाते हैं वैसा नहीं था। तो आफ्टर स्पेंडिंग, है ना, तो महिलाएं ये सब काम करती थी, है ना, कि ब्रेड लाना। तो मतलब घंटों तक है ना लोग है ना क्या कहते हैं लाइन में लगे रहते थे, ऐसा स्थिति हो गया था, है ना, घंटों तक लाइन में स्थिति लगे हुए हैं, वो वहीं पे सो रहे हैं, ऐसे ही मतलब हो गया था। मतलब ब्रेड कम हो गया था, ऐसा नहीं कम हो गया था, लोग जमा करके रखे हुए थे। तो औरतें गुस्सा गई, है ना, औरतें गुस्सा गई, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है ना। तो औरतें गुस्सा गई, उन्होंने क्या किया, मतलब कि शॉप जितना भी बेकरी शॉप है उसी पे धावा बोल दिया और उसको लूट लिया उन्होंने, ठीक है, कि अब इतना लाइन लगाओगे, ये सब वैसे भी गलत काम कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो सारा लूट के ले लिए उन्होंने बेकरी, और दुकानदार भी दहशत में आ गया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। खैर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, ऑन 40 ये रिवोल्ट कैसे कैसे शुरू हुआ वो मैं है ना 2-3 पॉइंट में लिख दिया हूँ। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्तिल, ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। 14 जुलाई को ये जो भीड़ है इन्होंने बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। क्यों किया था रीजन याद होगा, है ना, राजा ने ना क्या कहता है ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था कि तुम लोग सड़कों पे घूमो, है ना। वहीं पेरिस की ट्रूप्स रहती, फ्रांस की ट्रूप्स रहती तो फिर ठीक भी था, दूसरे देश की भी ट्रूप वहां पे दिख रही थी, ठीक है। तो है ना एक अफवाह सी फैल गई कि है ना राजा शायद है ना ऑर्डर कर देगा कि है ना अपने अनुसार फायर करो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पहले बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। ये तो हो गया, ठीक है, ये शहर का बात हो गया, है ना, ये 2 पॉइंट।
गांव में भी ये रिवोल्ट पहुंच चुका था, है ना। जो कंट्री साइड था, ऐसा नहीं कि कंट्री साइड अछूता रहा, वहां पे तो पहले से ही टेंशन था, ठीक है। वहां पे क्या था, छोटे छोटे किसान थे, है ना, वो पहले ही है ना वहां के सामंत लोगों से पीड़ित थे, शोषित हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स इन द कंट्री साइड मतलब गांव, पीजेंट्स इन द कंट्री साइड अटैक चैटॉक्स, ठीक है, नाम है याद कर लेना, चैटॉक्स। इसको कहते हैं कासल्स बिलोंगिंग टू द नोबलमैन, है ना, यानी नोबलमैन जो भी वहां नोबल फैमिली रहती थी, उनके है ना क्या कहते हैं, कासल्स क्या कहते हो, महल जो है ना, उनके महल को ये नाम दिया गया। फ्रांस में कहा जाता है चैटॉक्स, ठीक है, याद कर लेना इसको, है ना, एक लाइन में एक नंबर में पूछा जाता है ये सब। तो पीरियड्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, होर्डेड ग्रेन मतलब जो भी है ना ग्रेन जो उन्होंने जमा करके रखा था। क्यों जमा करके रखा था अभी मैं बताया था, है ना, ताकि और है ना पैसे को प्राइस बढ़ा दिया जाए मार्केट से कम सप्लाई करके, ठीक है। तो उन्होंने इसको लूट लिया और एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज, है ना, बर्न डाउन, है ना, जला दिया गया डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड कर रहा था मैनोरियल ड्यूज का। मैनोरियल ड्यूज मतलब मैनर, है ना, मैनोरियल मैनर से बना हुआ है। मैनर मतलब होता है महल ही एक तरह से, ठीक है, मकान उसको कहते हैं। तो जो भी सामंत लोग जिस मकान में रहते थे, है ना, उस मकान में है ना क्या कहते हैं, नहीं होता ड्यूज, है ना, कर्ज लिखित रहता है कि कौन सा किसान ने ज्यादा कर्ज लिया, कितना कर्ज लिया। पहले तो ऐसे ही चलता था, बैंक सिस्टम था नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लोग चूंकि अनपढ़ थे किसान लोग, तो उनसे मनमाहा, है ना क्या कहता है, इंटरेस्ट में वो लोग लेते थे पैसे, और ये लोग भी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनका कोई सुनने वाला है नहीं, कोई कानून की व्यवस्था थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी है ना क्या कहता है वो ड्यूज थे, है ना, मैनोरियल ड्यूज थे, जो भी लिखित थे, जो भी स्टेटमेंट था, उन सबको जला दिया, है ना, ताकि उन लोग को पता ही नहीं रहे। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक चीज अच्छा हुआ कि वहां की जो नोबिलिटी थी, है ना, जो सामंत लोग जो थे, है ना, जो शोषित कर रहे थे आज तक पीजेंट्स लोग को, वो लोग वहां से फरार हो गए, है ना, वो उस देश को छोड़ के दूसरे, है ना, देशों में चले गए, है ना, जो भी आसपास बगल के देश थे, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब, ठीक है। तो ऐसे रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था। अब लुई 16 इस रिवोल्ट को देख के डर गया, है ना, कि ये तो हर जगह शुरू हो चुका है। तो उसने नेशनल असेंबली की बात को मान लिया, नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूं, है ना, तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, फिर उसको देखेंगे हम लोग। तो फिर नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है, उसमें उन्होंने कुछ कानून, है ना, लिखे, है ना, और फिर वो राजा को साइन करने के लिए भेज देती है। तो राजा कुछ दिन तो टालता है, लेकिन फिर साइन उसे करना ही पड़ता है ना। वो हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब शायद आ रहा होगा अच्छे से, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोग देख लिए थे, क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, है ना, और राजा भी तैयार हो चुका था, ठीक है। आप लोग, है ना, नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कहेगा, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को कि नेशनल असेंबली ने क्या क्या कानून बनाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, टेक्निकल इन द सेंस की मतलब याद करना होगा आप लोग को, ठीक है। हिस्ट्री अब ये थोड़ा सा कहानी, है ना, कहानी से तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे हुआ था, लेकिन पॉइंट्स क्या क्या थे ये तो अब आप लोगों को याद करना भी होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले, ड्यू टू द पावर ऑफ रिवोल्ट, है ना, क्रांति का जो पावर था उसको देख के, है ना, उन्होंने क्या किया, लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, है ना, विद्रोह की ताकत को देखते हुए, विद्रोह की शक्ति को देखते हुए उन्होंने फाइनली क्या किया कि नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दे दी, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और है ना उन्होंने स्वीकार किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगी उसके बारे में कि कितनी उसके, है ना, हक है, कितना उसका दायरा है, उसे वो मान लेगी। कौन? लुई 16 ने, ठीक है, नेशनल असेंबली के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉज बाय नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने, है ना, क्या क्या कानून उसी टाइम, है ना, तत्काल रूप में क्या क्या कानून उन्होंने पारित किया। कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है बन रहा है, वो ड्राफ्ट हो रहा है, 2 साल उसमें टाइम लगेगा, है ना, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में, लेकिन कुछ लॉ उन्होंने उसी मतलब 2-4 दिन के अंदर में ही, है ना, वे क्या कहते हैं, पारित कर दी। लॉ आप समझ सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं क्या लॉ रहा होगा उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा ये जो प्रिविलेज जो है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। जो सेकंड स्टेट वाली, जो फर्स्ट स्टेट वाले जो चर्च लोग टैक्स लेते थे, इसको हटा दिया जाए। ये सब तो ऑब्वियस था, यहीं से तो क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो लॉ जो बने, है ना, एकदम तुरंत, है ना, तत्कालिक लॉ, तो वो सब मैं पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉ निकले, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। The assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. असेंबली ने पास किया, एक आदेश पारित किया, है ना, तत्काल रूप से, है ना,
कि आदेश पारित किया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि है ना, ये पुराने टाइम में हर जगह रहता था, इंडिया में भी इनफैक्ट रहता था। जो जमींदारी वाली जो सिस्टम होती है ना, उसको एक तरह से सामंतवादी सिस्टम कह सकते हैं, है ना। बेसिकली जमींदार के अंदर है ना कुछ पीजेंट्स आ जाते थे जो बंधुआ मजदूर टाइप से काम करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता था, उनको हक रहता था कि जो स्वतंत्र पीजेंट्स भी हैं, है ना, जिनके पास अपनी जमीन है, उनसे भी वो टैक्स लिया करते थे। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया, है ना। और ये टैक्स है ना सरकार को नहीं देते थे, बस खुद के लिए लिया करते थे। तो ये जो सिस्टम है, जो है ना टैक्स का कर, टैक्स मतलब कर होता है, ऑब्लिगेशन मतलब है ना कर्तव्यों और है ना ये सब को कह सकते हैं। तो ये सब जो कर वाला जो फ्यूडल सिस्टम जो है सामंतवादी व्यवस्था है, इसको उन्होंने तुरंत है ना क्या कहते हैं खत्म कर दिया, है ना। एक आदेश पारित कर दिया। डिक्री मतलब होता है आदेश पारित करना। सेकेंड पॉइंट है मेंबर्स ऑफ क्लर्की वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्की यानी फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे, ठीक है, क्लर्की जिसको कहते हैं कुलीन वर्ग नहीं, क्लर्की मतलब पादरी वर्ग, है ना। पादरी वर्ग जो थे, है ना, उनको उन्होंने कहा कि आप जो प्रिविलेज जो प्राप्त किए हुए, जो विशेषाधिकार आप लोगों को प्राप्त है, उसको तुरंत है ना वहां से हटा दिया गया, ठीक है। सारे उनके विशेषाधिकार को छीन लिया गया उनसे। क्या क्या विशेषाधिकार थे आप लोग जान ही जाओ। टीथ्स वर अबॉलिश्ड, है ना, ये इनका विशेषाधिकार था। टीथ्स क्या होता था, एक रिलीजियस टैक्स होता था जो कि चर्च लिया करती थी, जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग लिया करते थे थर्ड स्टेट वाले से। तो ये टैक्स उन्होंने तुरंत है ना आदेश पारित करके अबॉलिश कर दिया कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। टीथ्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। हम लोग देख चुके हैं कि लगभग 40% ऑफ जो लैंड थी, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों के पास था। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, चर्च ही आता था। तो पहले उस टाइम के जमाने में चर्च का बहुत है ना योगदान रहता, बहुत मतलब रोल रहता था पावर में, ठीक है। मतलब कि कभी कभी तो है ना कुछ कुछ राजा चर्च से कम पावरफुल होते थे, ऐसा चर्च का हाल था। तो इनके पास बहुत सारी जमीन थी, है ना। एक तो अपनी जमीन भी थी, उसपे है ना दूसरे लोग खेती कर रहे हैं, सारा उनके पास आ रहा है। उसके बाद जो दूसरे लोग जो अपना जमीन पे खेती कर रहे हैं उनसे भी वो टैक्स ले रहे हैं। तो ये सारे है ना क्या कहते हैं चीजों को, जो सारी जो विशेषाधिकार प्राप्ति जो कि गलत थी, बिल्कुल गलत थी, है ना, हर कोई लॉजिकली देख सकता है, उसको उन्होंने है ना क्या कहते हैं नेशनल असेंबली ने तुरंत है ना आदेश पारित करके एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और जितने भी लैंड्स थे, है ना, जो भी जमीन है ना चर्च अपने पास रखी थी, ठीक है, उसको उन्होंने कन्फिस्केट कर दिया। कन्फिस्केट करना मतलब अधिग्रहण करना, है ना, सरकार अधिग्रहण कर ली, है ना, नेशनल असेंबली ने, ठीक है। क्योंकि वो चर्च है ना, वो जो लैंड है वो चर्च का है, चर्च तो कोई आदमी है नहीं, ठीक है। तो चर्च फायदा तो आदमी उठा रहा है ऑब्वियसली, है ना, लेकिन चर्च के नाम पे है ना क्या कहते हैं ये धर्म के नाम पे ये फायदा उठाना ये गलत बात है, ठीक है। तो ये सारे लैंड्स को उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। किसने, नेशनल असेंबली ने तात्कालिक लॉ पारित करके, है ना, तात्कालिक, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया है। तो ये समझ में आ गया होगा। इससे क्या हुआ, है ना, ये टैक्स एबॉलिश करके और जो चर्च का जो लैंड जो वो जो उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, उससे देखो फायदा क्या हुआ बाबू। एज ए रिजल्ट, है ना, परिणाम वश द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स, है ना। डायरेक्ट पैसा तो नहीं है, लेकिन एसेट क्या होता है, एसेट मतलब जैसे जमीन, जमीन भी एक तरह की क्या होती है, एसेट होती है ना, उसकी भी तो कीमत होती है अपनी। तो सरकार के पास, है ना, वो जो नेशनल असेंबली की जो सरकार बनी थी, तत्कालीन सरकार, है ना, जो कि वहां पे कानून व्यवस्था सब कुछ देख रही थी, लॉ वो पारित कर रही थी, इसके पास 2 बिलियन लिवरे, लिवरे क्या था, करेंसी ऑफ फ्रांस था, है ना, याद है 3 से 4 बिलियन लिवरे है ना कर्ज हो गया था फ्रांस पे। देखो ये लोग कुछ ही मतलब महीनों के अंदर है ना 2 बिलियन लिवरे का एसेट इनके पास, सरकार के पास आ चुकी है। देख लो कितना फायदा हुआ ना, थोड़ा सा है ना सही तरीके से काम करने पे, क्योंकि अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है ना, 1-2 एसेट तक आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, फिर देखना बहुत गलत होंगे, ठीक है। ये है ना आगे हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि लॉज ऑफ बाय नेशनल असेंबली। मैं यहाँ पे कौन कौन सा लॉ लिखा हूँ जो कि एकदम ऑब्वियस लग रहा है, कुछ भी नया नहीं है ना, प्रिविलेज हटाना बस यही तो है इसमें, बस 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आई है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आई उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने के लिए लोग बैठे हैं ना नेशनल असेंबली, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, है ना, लगभग 1791 में है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गई थी। उसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लॉ थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं भी फिर अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अभी हम लोग देखें कि नेशनल असेंबली है ना संगठित हो चुकी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ड्राफ्ट करने का फैसला ले चुकी है, और राजा भी तैयार हो चुका है कि आप जो बनाओगे उस पर हम लोग, उस पर मैं राजी रहूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है
फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र बन गया। संवैधानिक गणतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी गणतंत्र में बोलो, संवैधानिक राजतंत्र, है ना। मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है, ठीक है। तो राजतंत्र मतलब क्या हुआ, राजा रहेगा लेकिन संविधान भी रहेगी, है ना। बेसिकली ये वाला जो है ना तरीका, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये सबसे पहले ब्रिटिश में आया था, ब्रिटेन में आया था, है ना, इंग्लैंड में। याद होगा मैं 3rd या 4th लेक्चर में कहीं पर मैं आप लोगों को बताया भी था, थोड़ा सा हल्का सा गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, इंग्लैंड में। उस टाइम राजा क्या तो नाम था, जेम्स था, है ना, जेम्स ही था, है ना। तो उनके टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, है ना। पहले से ये मतलब पृष्ठभूमि तैयार थी, लेकिन उनके शासनकाल में हो गई थी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। विलियम और उनके जो दामाद थे विलियम, उन्होंने किया था उनके खिलाफ ये रिवॉल्यूशन, है ना। और इसे रथहीन क्रांति भी कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम रथ नहीं बहा, लेकिन रथहीन क्रांति उतना नहीं बहा, ठीक है। खैर वो तो अलग चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि राजा रहेगा, अभी भी ब्रिटेन में तो आज भी रानी रहती है ना, सबसे हेड रानी ही रहती है, लेकिन है ना कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर सब होता है ब्रिटेन में, आप लोग जान रहे होंगे, है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो कि लॉ होता है ना, एक संविधान के अनुसार लॉ भी पारित किया जाएगा, ठीक है। तो वैसी मोनार्की फ्रांस में स्टैब्लिश हुई। ज्यादा दिन ये टिकेगी नहीं, है ना, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन चलो देखते हैं। और एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, है ना, शायद कभी मैं बताया नहीं हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में शायद बताने वाला था ये, कि जो फ्रांस की जो क्रांति था, इसका जो नारा था, है ना, हर क्रांति का एक नारा होता है। जैसे यार क्विट इंडिया मूवमेंट का एक नारा था, भारत छोड़ो, है ना, सब लोग चिल्ला रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर है ना क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था ये था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। अगर मतलब आपको कभी भी है ना कोई पूछे कि पूरे फ्रांस की क्रांति को 2-3 शब्दों में बस है ना संक्षेप में बता देना, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये नारा था लोगों का। लिबर्टी मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता। इक्वालिटी मतलब समानता, समानता समझ लो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की बीच समानता होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, है ना, भाईचारा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो चलो देखते हैं कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, देख लेते हैं जरा। तो चलो पहला लाइन से देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, राजा के है ना पावर को कम करना, उसको लिमिट करना, ठीक है। तो ये हो गया लाइन। द पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब इसको समझो, पावर जो पहले राजा है ना के अंतर्गत केंद्रीयकरण था पावर का, मतलब राजा के पास ही सारा पावर होता था, है ना, वही लॉ बनाता था, वही उसको एग्जीक्यूट करता था, वही है ना किसी को दंड दे सकता है, सबको पावर उसी के पास था। अब क्या किया गया कि इस पावर को है ना, इसका क्या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। मतलब इसको एक आदमी के पावर हाथ में नहीं रखना है, सारा पावर सबको बांट देना है, ठीक है। किसमें किसमें बांटा गया, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। याद है कोई एक फिलोसफर थे जो कि इसका कहे थे, मैं बताया था एकदम स्टार्टिंग में, आज भी बताया, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेटिव मतलब क्या हुआ, जो कानून बनाता है। मैं इंडिया है ना के रिस्पेक्ट में बता दूं तो लेजिस्लेटिव इंडिया के लिए कौन हो गया, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करता है। इंडिया में कौन हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब जो हुआ है ना एग्जीक्यूटिव्स हो गए ये सब। जुडिशियरी क्या हुआ, जो न्यायपालिका जिसको कहते हैं ना, जो न्याय है ना देखता है काम, वो देखता है। जैसे कि इंडिया में कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का, ठीक है। अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 क्यों बोला जाता है, इसको ऐसे ही याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था, ठीक है। ये एकदम अलग टॉपिक है। इसके जस्ट बाद में टॉपिक आएगा जब ये हटा दिया गया, है ना, एक मतलब विद्रोह हुआ फिर से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही थी, फिर इसको हटा दिया गया, है ना। वो भी है ना बहुत भयावह तरीके से हटाया गया था, हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो वहां पे फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो है ना उसको उस साल के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद किया जाता है। तो इसलिए इसको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के नाम पर।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने पावर दे दिया कि आप नेशनल असेंबली में लॉ बना सकते हो, ठीक है। अब नेशनल असेंबली में जो लोग जो लॉ बनाते थे वो बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, है ना। जो आदमी बना रहे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नहीं कि लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किसको किया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को तो हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है जैसे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को आप कभी प्रेसिडेंट को वोट करने जाते हो क्या? बिल्कुल नहीं जाते हो, ठीक है। लेकिन उनका फिर भी वोटिंग होता है, उसमें भी 2, 4, 5 कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से एक कोई बनता है, तो वो जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग छोड़ो इसको हटाओ, है ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो समझ में आ गया होगा। Citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly। अब देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहा है, जो सिटीजन्स थे, है ना, वो कुछ लोगों को, है ना, चुन के भेजते थे। मतलब कि मान लो 4 मिलियन की, 28 मिलियन की लगभग उस टाइम पॉपुलेशन थी, है ना, 3 करोड़ ऐसे समझ सकते हो। 3 करोड़ में से 4 लाख लोग, ठीक है, 40 लाख, 3 करोड़ में से 40 लाख लोग को ही, है ना, मत देने का अधिकार था, ठीक है। वो 40 लाख लोग इलेक्ट करते थे, इलेक्शन देते थे, और लगभग 50,000 लोगों को इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजते थे, है ना। ये जो 50,000 सॉरी ये 40 लाख 50,000 लोगों को, है ना, चुनते थे। ये 50,000 लोग, है ना, क्या कहते हैं, फिर इलेक्शन करके नेशनल असेंबली बनाते थे, ठीक है, जिसमें लगभग, है ना, 700 से 800 745 मेंबर ऐसे कुछ आता था, ठीक है। ये आप लोग एनसीईआरटी की बुक में इसका डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हुआ क्या, ठीक है। इसके आगे का यही सब पॉइंट्स है, मैं पहले ही बता देता हूं। जैसे कि मान लो इस टाइम 3 करोड़ का पॉपुलेशन था, उसमें से 3 करोड़ में से मात्र लगभग 40 लाख, ठीक है, 40 लाख लोगों को ही, है ना, मत देने का अधिकार था, ठीक है, राइट टू वोट था, ठीक है। उस 40 लाख में, है ना, किनको किनको था वो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये 40 लाख लोग इलेक्ट करते थे 50,000 लोगों को, ठीक है। 40 लाख लोग इलेक्ट करते थे 50,000 लोगों को, 50,000 आदमियों को ही, लोग मतलब आदमी, औरत को तो कोई अधिकार ही नहीं था, तो 50,000 लोगों को इलेक्ट किया। ये 50,000 लोग फिर इलेक्शन करते थे, है ना, आपस में, और फिर, है ना, लगभग 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। ये 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली कहलाता था, ठीक है। समझ आ गया। पहले जो कॉमन इंसान है ना, 40 लाख लोग इलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 50,000 लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया, ठीक है। ये 50,000 लोग फिर से इलेक्शन करते थे, और लगभग 745 मेंबर का नेशनल असेंबली बनाया जाता था, और ये नेशनल असेंबली के पास अधिकार था कि वो कानून पारित कर सकता है, ठीक है। और फिर यही नेशनल असेंबली में से लोग मंत्री बनते थे, और फिर राजा तो राजा है ही, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा है ना। राजा मतलब नेशनल असेंबली को भंग भी कर सकता है, और, है ना, नेशनल असेंबली राजा पे नियंत्रण भी रखता था, है ना, दोनों तरफा था ये। तो ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ये जो 50,000 में बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं को ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स कहा जाता है, हु इन टर्न चोज द असेंबली, जो कि असेंबली को चूज करते थे। अब देखो मैंने अभी बताया कि सारे लोगों को राइट टू वोट नहीं था, सब लोग को अधिकार नहीं था कि वो वोट कर सके। तो किनको किनको अधिकार था, तो जो लोग वोट करते थे उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स, दीज वर द मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। अब एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में कौन लोग आ सकते हैं, उनके लिए, है ना, क्या क्या वो है। तो सबसे पहले 25 साल से ऊपर होना चाहिए, है ना, और आदमी ही होना चाहिए, मैन, औरत नहीं, ठीक है। 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और साथ साथ एक और कंडीशन था, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स, है ना, ये टैक्स पे करें, वही लोग, है ना, क्या कहते हैं, एक्टिव सिटीजन्स में आ सकते हैं, जो कि लगभग 3 दिन का जो मजदूरी का जो मजदूरी होती है ना, उसको उतना वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। वही लोग को एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि मान लो कि आप एक दिन में, है ना, 100 रुपए कमाते हो, तो 3 दिन में आप कितने कमाओगे, 300 रुपए। तो कम से कम 300 रुपए का टैक्स आप अगर सरकार को भेज रहे हो, तभी आपको, है ना, राइट टू वोट है, ठीक है। आज के जमाने में ऐसा नहीं, आज जो टैक्स नहीं भी दे रहा है वो भी तो वोट कर सकता है, लेकिन उस टाइम ये जो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें था कि हर कोई को, है ना, क्या कहते हैं, हक नहीं है वोट करने का। जो 3 दिन का, है ना, क्या कहते हैं, मानसिक 3 दिन का लेबरर्स वेज दे रहे हैं, ना, मजदूरी दे रहे हैं टैक्स के रूप में, वो ही लोग, है ना, वोट कर सकते हैं। तो देख सकते हो, जो मतलब कि एकदम गरीब है, जो कि टैक्स देने के में असक्षम है, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। तो पूरी तरह से अभी भी समानता नहीं हुआ है। और मैं बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
देखो समानता यहाँ पे खतरे में आ गई है ना, इसलिए ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं, 1 साल मैक्सिमम चलेगा ये, है ना। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे भी। तो जो बाकी जो मैन एंड वुमेन है इनको पैसिव सिटीजन कहा जाता है, निष्क्रिय, है ना, सिटीजन कह सकते हो, ठीक है। तो पैसिव सिटीजन कहा जाता है, दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट, इनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं था। समझ में आ गया ये चीज। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये जो संविधान जो बनाया गया था, है ना, संविधान कहीं से स्टार्ट होती है, जैसे कि इंडिया का संविधान जो बनाया गया था, याद होगा आप लोगों को, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है ना। फर्स्ट पेज प्रीएम्बल कहलाता है ना, उसमें बेसिक बताया जाता है कि बेसिक क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वैसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो स्टार्ट हुई थी, उसका जो टॉपिक का नाम है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इंग्लिश से सिंपल इंग्लिश है, राइट मतलब अधिकार, मैन सिटीजन, ठीक है। तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे उन्होंने, है ना, लिखा हुआ था कि ये सब राइट तो सबको देना ही देना है, इस पे कोई इसको छीन नहीं सकता है, ठीक है। कौन कौन से वो राइट्स थे? द राइट सच एज राइट टू लाइफ, है ना, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जो आपका ओपिनियन है उसका रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, समानता मतलब कह सकते हो। दीज वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, है ना। इन सब राइट्स को कहा जाता था नेचुरल राइट, ना, जो कि मतलब नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक अधिकार है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। इनएलिएनेबल मतलब इसको छीन या हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये हर इंसान का अपना, जो भी इंसान जन्म लेता है उनका ये नेचुरल राइट्स है। अभी आप लोग आगे देखोगे कि ये सब बस कहने वाली बातें रह गई थी, सब कुछ बताते जा रहा हूं यहीं पर, ठीक है। खैर अभी तो पढ़ना ही है, याद करना है इसको। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट, है ना। ये राज्य की कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य होता था, जो भी सरकार है उसका ये कर्तव्य होता था, इन सब राइट्स को, जो नेचुरल एंड एलिएनेबल राइट्स है, इसकी सुरक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य होता था, ठीक है, कि कोई भी इस राइट्स को हटा न सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसमें? फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, है ना। जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एकदम 3 नंबर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद भी रखने होंगे, है ना। फ्लो में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नोट्स कर लेना अभी थोड़ा देर बाद मैं जब बोलूंगा। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को मैं आज एक होमवर्क देता हूँ, बुक निकालना एनसीईआरटी का, ठीक है। बुक नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर ही सकते हो, है ना, पीडीएफ मिल जाता है एनसीईआरटी का, ठीक है, नेट पे फ्री रहता है। तो एनसीईआरटी का पीडीएफ, है ना, डाउनलोड करना, और उसमें जहां पे ये टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद है, मैं वहीं से पॉइंट्स लिखा हूँ ये सारा, है ना। तो वहां पर है ना क्या कहता है, एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, है ना। एक बार उसको बस पढ़ लेना, जिससे बहुत बार मुझको भी डाउट रहता था कि क्या सारा उसको याद करना है क्या? नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। 1-2 राइट उसमें से याद कर लेना, 2-3 राइट, है ना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। मतलब उतना पढ़ोगे तो 2-3 याद रह ही जाएगा, है ना। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लॉ, ये सब लिख ही देना है, ठीक है, लगभग सब सेम ही रहता है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, 1 या 2 बार, ठीक है। और दूसरा चीज क्या करना, ये जो मैं बताया ना एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कैसे इलेक्शन होता था, ठीक है, तो इसका भी एक डायग्राम बहुत अच्छा सा चार्ट वे में बनाया हुआ है ना। आदमी का भी फोटो है, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको देखने में, कि मतलब कि हर कोई पैसिव सिटीजन, मतलब हर कोई को हक नहीं था, है ना, वो नीचे रखा हुआ है। फिर कुछ एक्टिव सिटीजन है, ये कुछ इलेक्टर्स को है ना चुने, ठीक है, लगभग 50,000 के संख्या में। ये फिर नेशनल असेंबली को चुने, ठीक है। नेशनल असेंबली के सामने यहाँ पे राजा का देखोगे, और फिर यहाँ पे उसके नीचे मंत्री रहता है ना। नेशनल असेंबली मंत्री को चुनता है, फिर है ना राजा के पावर को वो निरंकुश रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और फिर ये जो एक्टिव सिटीजन है ना, ये डायरेक्ट है ना जुडिशियरी को चुन सकते हैं। जुडिशियरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह लो, है ना, जो न्याय व्यवस्था देखता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा चार्ट है एनसीईआरटी में, तो आप लोग उसको देख लो। तो आज का लेक्चर बस मैं इतना ही रखता हूँ, है ना। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब थोड़ा सा है ना क्या कहते हैं, अभी तक तो क्रांति ठीक ठाक था, बस बास्तिल का किला को ध्वस्त किया गया था, बस उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। और है ना, और क्या किया गया था, पीजेंट्स लोगों ने, है ना, महिलाओं ने, है ना क्या कहता है, शॉप को लूट लिया था, है ना, ये इम्पोर्टेंट था। फिर पीजेंट्स लोगों ने गांव में क्या किया था कि जो नॉबल्स हैं, है ना, उनके महलों को है ना लूट लिया, जला दिया, उसमें से होर्डेड ग्रैंड्स को लूट लिया था, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया था। वो लोग फिर भाग गए थे फ्रांस छोड़ के। बस इतना सा हुआ, आगे देखना धीरे धीरे एकदम बढ़ता जाएगा, इंटरेस्टिंग, है ना। लोगों को थोड़ा सा क्रांति हुई है, मारपीट जब तक नहीं होगा पसंद कैसे आएगा, है कि नहीं।
तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतने ही, आप लोग इसको नोट कर लो, है ना। वीडियो पॉज करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।